Hello everyone, welcome back to my channel Excel Your Economics. In today's video, I am going to start with the last topic of banking. In our unit Money and Banking, we had two chapters, that is Money and Banking. In banking, we have discussed already commercial bank, and now we are going to discuss the father of all bank. Like I told you already in my previous video, that first we have to understand all commercial bank, then only we can understand who regulate all these commercial bank in the country. So here we are going to discuss the functions of central bank, and in the board many questions are coming from this segment. तो ध्यान रखना है हमें, functions of central bank से काफी questions बनते हैं बोर्ड में. So let's start with functions of central bank. Now the Central Bank of India, you all know the name of Central Bank of India. क्या है? Reserve Bank of India. क्या है नाम? Reserve Bank of India. In all short, what we call it? RBI, Reserve Bank of India. Right here. अब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है, लेकिन मैं वापस दे देती हूँ. सबसे पहला मेन पॉइंट, आरबीआई एक्ट कब पास हुआ? 1934 में. आरबीआई कब स्टेब्लिश हुई? 1935 में. और आरबीआई कब नेशनलाइज्ड हुई इंडिया में? 1949. तो ये तीन जो डेट्स हैं रिलेटेड टू आरबीआई, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. मे भी कुछ क्वेश्चन इससे आ जाए 1 मार्क्स के, तो आपको पता होना चाहिए. तो क्या क्या डेट्स हो गई? एक्ट कब पास हुआ? 1934. आरबीआई कब स्टेब्लिश हुई? 35. नेशनलाइज कब हुई? 1949. अगर बात की जाए कि इंडिया की अपेक्स बैंक कौन सी है, अपेक्स बैंक हु रेगुलेट कंट्रोल मॉनेटरी सिस्टम इज आरबीआई. तो इसको हम क्या बोलते हैं? अपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री. राइट हियर. अब इसके फंक्शंस क्या है वो हमें समझना है. आरबीआई की अगर डेफिनेशन बोली जाए तो क्या है? इट इज एन इंस्टीट्यूशन हु रेगुलेट्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल्स, ऑपरेट मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. तो क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी? which regulates, directs, controls, operates monetary and banking structure of the country is called Central Bank of India. इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक के पास ही एक मोनोपोली पावर है. सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इज द बैंक हु कैन रेगुलेट्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल, ऑपरेट. यानी सारे हथियार किसके पास हैं? सेंट्रल बैंक के पास. किससे रिलेटेड? मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर. सब तरह की बैंक और हर तरह का मनी रिलेशन कंट्रोल किसके हाथ में है? सेंट्रल बैंक के पास. और हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक आरबीआई. अब एक क्वेश्चन और बन सकता है इससे कि हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई. सबको पता होगा कौन है गवर्नर ऑफ आरबीआई. यस, वी ऑल नो. क्या नाम है उनका? शक्तिकांत दास. राइट. तो गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है? गवर्नर ऑफ आरबीआई इज शक्तिकांत दास. तो ये भी एक टॉप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. तो ये सारी मेन इसके जनरल इंफॉर्मेशन हो गई. अपेक्स बैंक है कंट्री की, ये डेट्स हैं उसके रिलेटेड, और क्या है डेफिनेशन? विच रेगुलेट्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल, ऑपरेट्स मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. नाउ वी आर गोइंग फॉर द मेन टॉपिक, फंक्शंस. सो हियर आई हैव ड्रॉन अ चार्ट फॉर यू. Before I start, I am giving you a time. You just draw this chart. It will be interesting to understand then. So I think you all have not drawn it properly in this meantime. तो उसको वीडियो को पॉज करके इसको ड्रॉ कर लीजिए. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. फंक्शंस ऑफ आरबीआई. देखो इस तरह से चार्ट जैसे मैंने बनाया ना, अगर आप बोर्ड में भी ये पैटर्न फॉलो करो, वैसे तो 1-2 फंक्शन ही पूछने आते हैं, बट बाई चांस कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए 3-4 फंक्शन पूछे, तो इस तरह से पैटर्न ड्रॉ करोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एक्सटर्नल के ऊपर. राइट है. तो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन हियर स्टेट्स दैट करेंसी अथॉरिटी. करेंसी अथॉरिटी का मतलब क्या है यहाँ पर? Currency authority means that RBI only has, I am talking about only, means RBI has monopoly power, monopoly control over issue of currency. किसके ऊपर आरबीआई का कंट्रोल है? इश्यू ऑफ करेंसी. यानी हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी राइट्स नहीं है पेपर नोट प्रिंट करने की. किसको राइट्स हैं? आरबीआई को. तो मोनोपोली पावर है, मोनोपोली कंट्रोल है आरबीआई का किसके ऊपर? करेंसी को इश्यू करने के ऊपर.
₹2 से लेकर के ऊपर के ₹2 एंड अबव ये सारे नोट्स कौन प्रिंट करता है? आरबीआई, पेपर करेंसी। और इससे नीचे के सारी कॉइन्स जो हमें मिलती हैं वो कहां से आती हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। हालांकि अब ₹2 का नोट भी प्रिंट नहीं होता, अब तो इसका भी कॉइन आता है, राइट है। तो ये सारे पावर किसके पास है? अब क्यों सिर्फ आरबीआई को ये पावर मिली हुई? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। उसका रीजन है वाई, क्योंकि अगर आप खुद सोचिए, हर एक इंस्टीट्यूशन, अगर हमारी कंट्री में 2-4 कमर्शियल बैंक को भी हमने परमिशन दे दी कि आप भी करेंसी इशू करिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी परमिशन दे दी कि आप भी पेपर नोट बनाइए, तो आप सोचिए कितनी तरह की करेंसी मिलेगी, कितनी वैरायटी ऑफ करेंसी मिलेगी, कलर में डिफरेंट, पेपर पैटर्न में डिफरेंट, हर चीज में अपनी अपनी सब अलग अलग लेवल का शो करेंगे। तो उसमें क्या होगा? डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। मतलब इंटर स्टेट, इंडिया के अंदर ही हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ जाएगी। तो 29 जो हमारे 28 स्टेट्स हैं, उनको आपस में ही अगर काम करना है, फंक्शनिंग करनी है, तो कितनी प्रॉब्लम आएगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो फॉर दिस रीजन ये पावर हमने किसको दी है? सिर्फ आरबीआई को, कि मोनोपोली पावर मनी इशू करने में वो रखे। तो नोट इशू करने के मोनोपोली पावर होने का एक और रीजन भी है कि जो आरबीआई है वो उसी को राइट्स होते हैं फॉरेन करेंसी, गवर्नमेंट के अकाउंट और हर तरह के रिलेशन को एडजस्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो मोनोपोली अगर रखेगा ये नोट के इश्यूज पर, तो डेफिनेटली जो इंटरनल ट्रेड है, जो इंटर स्टेट ट्रेड है, वो इजी हो जाते हैं, वरना ट्रेडिंग हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। जो लीगल टेंडर ऑफ मनी हम कहते हैं, उसको प्रिंट करने की परमिशन किसके पास है? आरबीआई के पास। तो इस तरह से आरबीआई हमारे लिए क्या परफॉर्म कर रहा है? मोनोपोली कंट्रोल ओवर करेंसी इश्यू। इस पे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस बिहाइंड मोनोपोली कंट्रोल ओवर करेंसी इश्यू बाय आरबीआई। तो उसके लिए रेफरेंस में हमें क्या आंसर देना है? क्यों है मोनोपोली कंट्रोल? यूनिफॉर्मिटी, ट्रस्ट। यूनिफॉर्मिटी तो मना नहीं है, ट्रस्ट इन द करेंसी। लोगों का एक विश्वास होता है अपने रुपए को लेकर, अपने पैसे को लेकर, तो वो ट्रस्ट बनाए रखने के लिए विद इन द कंट्री इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक जैसी करेंसी ही सारे स्टेट्स में, हमारी कंट्री में चले। इसलिए मोनोपोली पावर हमने सिर्फ किसको दी हुई है? आरबीआई को। और आपको एक और फैक्ट बताऊंगी, नोट ऐसे इशू नहीं होते, इसके पीछे गवर्नमेंट को काफी बड़ी बैक वैल्यू देनी पड़ती है। मैंने पहले भी समझाया था, बैक वैल्यू यानी गोल्ड का रिजर्व या मेटेलिक, कोई भी एक बड़ा एसेट या कोई भी रिजर्व गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तब इतने नोट इश्यू होते हैं हमारी कंट्री में। नहीं तो आप खुद सोचिए, अगर आरबीआई अपनी इच्छा से नोट इश्यू करेगा तो मार्केट में कितना पैसा होगा। तो आरबीआई के पास भी ये मोनोपोली पावर है, लेकिन मन चाहे तरीके से पेपर भी प्रिंट और नोट भी प्रिंट नहीं कर सकता। इसके लिए भी उसको बैक वैल्यू चाहिए, तभी वो इसको प्रिंट कर सकता है। ऑलराइट, मूविंग टू दी सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है? गवर्नमेंट्स बैंक। क्या है? गवर्नमेंट्स बैंक। गवर्नमेंट की बैंक है आरबीआई। क्या है? गवर्नमेंट की बैंक। क्यों है गवर्नमेंट की बैंक? वाई? बिकॉज गवर्नमेंट की बैंक हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट का एडवाइजर है। कैसे एडवाइजर? फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में काम करता है। आज के टाइम में अगर हम बात करें, जो स्टेटस हमारी कंट्री का चल रहा है, लॉकडाउन में है, कोरोना वायरस का इफेक्ट है, तो उसमें सोचिए कितना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं। पूरी इकोनॉमी बंद है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है कंट्री को। तो इसमें इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। तो इस इकोनॉमिक लॉस से बचाने के लिए कंट्री को कौन एडवाइस करेगा? आरबीआई, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसी के पास कंट्रोल करने की पावर है। और गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो कहां जाएगी? आरबीआई के पास। तो आरबीआई ही गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का लेना देना, बेचना और खरीदने का काम, सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन करता है? आरबीआई। तो आरबीआई क्या हो गया? एक एजेंट भी हो गया। क्यों एजेंट हो गया? क्योंकि वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का सेल एंड परचेज करता है। एडवाइजर हो गया क्योंकि क्राइसिस टाइम पर फाइनेंशियल सपोर्ट किसके थ्रू मिलते हैं? आरबीआई के थ्रू। तो आरबीआई गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। लाइक अभी हमारे इकोनॉमिक पैकेज जो अनाउंस किया है 20 लाख करोड़ का, तो कहीं ना कहीं इसमें आरबीआई का ही तो सजेशन रहा होगा। एडवाइजरशिप आरबीआई ने निभाई, तभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अनाउंस किया। राइट, अब एज अ बैंकर, क्यों एडवाइजर रोल समझ में आ गया गवर्नमेंट का? एडवाइजर कैसे हुआ? एजेंट समझ में आ गया, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल एंड परचेज करता है। अब बैंकर कैसे हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट को जब कभी सरप्लस अमाउंट होता है तो वो कहाँ डिपॉजिट रखेंगे? अपने आरबीआई के पास। तो गवर्नमेंट के जैसे कमर्शियल बैंक के पास नॉर्मल पब्लिक रखती है, आम जनता अपना पैसा बचा हुआ कहाँ रखती है? कमर्शियल बैंक में। उसी तरह गवर्नमेंट अपना बचा हुआ पैसा कहाँ रखेगी? सरप्लस इनकम आरबीआई के पास। और गवर्नमेंट को लोन की जरूरत होगी तो वो कहाँ जाएगी? आरबीआई के पास।
तो गवर्नमेंट की क्या होगी, बैंक। आरबीआई से हम और आप कांटेक्ट नहीं कर सकते, बट कौन कांटेक्ट कर सकता है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की क्या है, बैंक है, जबकि हम सब की क्या है, वो फादर ऑफ बैंक है। तो हम आरबीआई से डील नहीं कर सकते। हम किससे डील करते हैं, कमर्शियल। तो जो हमारा रिश्ता कमर्शियल बैंक के साथ है, वही रिलेशन आरबीआई और गवर्नमेंट और आरबीआई और कमर्शियल बैंक के बीच होता है। तो कमर्शियल बैंक आरबीआई क्या हो गई, गवर्नमेंट की बैंक हो गई। गवर्नमेंट का सारा लेखा जोखा, हिसाब किताब, अकाउंट, हर तरह की पैसे का लेन देन, फॉरेन एक्सचेंज में लेन देन, इंटरनेशनल लेन देन, इंटरनेशनल बैंक के ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वो सब कौन करता है, आरबीआई। मूविंग टू दी नेक्स्ट फंक्शन, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक है, ऑफ कोर्स आरबीआई क्या है, बैंकर्स बैंक। तो आरबीआई का ही सबसे बड़ा रोल है। आरबीआई ही कंट्री में क्रेडिट एक्सपेंशन को कंट्रोल करता है और उसको बढ़ाता भी है। कैसे कंट्रोल करता है, जब जरूरत हो पैसे बढ़ भी सकता है, जब जरूरत हो नहीं हो तो पैसा घटा भी सकता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को इस तरह से रेगुलेट करता है कि वो मनी को कंट्री में कंट्रोल कर सकता है। इसलिए आरबीआई की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और बैंकर्स बैंक इसलिए है क्योंकि कोई भी कमर्शियल बैंक, कोई भी पब्लिक प्राइवेट बैंक बिना आरबीआई की परमिशन के कोई भी काम नहीं कर सकती अपने लेवल पर। अपने एरिया, जो काम उनकी खुद के एक्टिविटीज हैं एज अ कमर्शियल बैंक, वो करेंगे, लेकिन उस सब का हिसाब किताब उन्हें किसको देना है, आरबीआई को। यानी अपनी इच्छा से कोई पॉलिसी नहीं निकाल सकते इन टर्म्स ऑफ मनी इन द कंट्री। वो सब कौन करेगा, आरबीआई। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करती है टाइम टू टाइम। अगर कमर्शियल बैंक स्मूथ फंक्शन नहीं कर पा रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे कौन हेल्प करेगा, आरबीआई। तो आरबीआई एज अ कैसे काम कर रहा है, एज अ एजेंट भी काम कर रहा है, एज अ बैंकर्स बैंक भी काम कर रहा है, एज अ एडवाइजर भी कर रहा है और एज अ सुपरवाइजर, क्योंकि आरबीआई हर कमर्शियल बैंक की हर एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, ऑब्जर्व भी करता है कि मार्केट में कोई बैंक कैसी चल रही है, मार्केट में किसी बैंक की फंक्शनिंग कैसी है। अगर वो खराब स्थिति में है तो उसको हटाया जाए, अगर सही है तो उसके साथ और जोड़ा जाए। लाइक मैं बात करूं एसबीआई मर्जर, हम सबको पता है हमारी कंट्री में पहले कितनी पब्लिक बैंक हुआ करती थी, बट अब कितनी रह गई है, 12। क्यों, क्योंकि आरबीआई ने ऑब्जर्व किया कि पूरी कंट्री में हर कमर्शियल बैंक, पब्लिक बैंक स्मूथ फंक्शनिंग नहीं कर रही, लॉस कर रही है, तो उससे बचने के लिए उन सबको बड़ी बैंक के साथ मर्ज कर दिया। सबसे बड़ी बैंक कमर्शियल बैंक में कौन सी है, एसबीआई, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट, कंट्रोलर ऑफ मनी एंड क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन कल मैंने आपको समझाया था कि कमर्शियल बैंक अपने लोन से, अपने डिपॉजिट से लोन क्रिएट करती है, पर उसमें कुछ रिजर्व उसको होल्ड करके रखना पड़ता है। किसके पास, आरबीआई के पास। तो यही एक पावर है, यही एक तरीका है जिससे आरबीआई मार्केट में मनी को कंट्रोल करती है। तो आरबीआई का ये रोल सबसे बड़ा है, जिसके अंदर कई कैटेगरीज हैं। ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट है। लाइक वी ऑल नो सीआरआर, मैंने आपको समझाया था, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो कौन कंट्रोल करता है हमारी कंट्री में, किसके पास जाता है, आरबीआई के पास। तो जब मार्केट में पैसा ज्यादा होता है तो आरबीआई क्या करती है, सीआरआर की रेट बढ़ा देती है। अब इसका क्या काम है, सपोज अगर मनी ज्यादा है यानी लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। अब डिमांड क्यों ज्यादा हो रही है, क्योंकि कमर्शियल बैंक लोन आराम से दे रहा है लोगों को, तो कमर्शियल बैंक को क्रेडिट को कंट्रोल करना है। तो आरबीआई ने रेट ऑफ सीआरआर बढ़ा दी, 4 से 5 या 6 कर दी। तो अब क्या होगा, कमर्शियल बैंक को ज्यादा प्रपोर्शन आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, तो वो लेंडिंग कम कर पाएगा, उधार कम दे पाएगा, और उधार कम देगा तो लोगों के पास पैसा कम आएगा, डिमांड कम करेंगे, तो अपने आप कंट्रोल होगी। अब यही इसका उल्टा हो, जैसे आज के समय में हो रहा है, लॉकडाउन में हो रहा है, क्या हो रहा है, डिमांड नहीं है, सप्लाई चेन टूट गई है, तो अब क्या करेंगे, क्या करेगी इस कंडीशन में आरबीआई, सीआरआर की रेट को कम करेगी, जिससे लोग लोन लें, कमर्शियल बैंक लोन दे सके और लोग लोन ले सके और ज्यादा डिमांड कर सके। सो इस तरह से कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट का ये काम करता है। इसको अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके 2 फेज होते हैं, एक क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव कंट्रोल। क्वांटिटेटिव कंट्रोल यानी जिसमें सीधे सीधे फिगर्स, डेटा रिलेट हो जाए, वो होते हैं क्वांटिटेटिव कंट्रोल। कौन कौन से हो गए, बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर। क्वालिटेटिव आ गए, इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉडल सर्शन, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या है फिफ्थ, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। क्या है अब, लेंडर ऑफ लास्ट, लेंडर
ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगर कोई कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही है या कोई भी इश्यू आ रहे हैं, मार्केट में फंड नहीं मिल रहा, वो अपनी कमर्शियल बैंक की जो फंक्शनिंग है उसको भी नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली चैनलाइज, तो उस टाइम पे उनके फंड श्रिंक हो रहे हैं, मार्केट वैल्यू डाउन हो रही है, लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं और मार्केट भी उनको फंड प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो इस टाइम पे लास्टली उनको कौन सपोर्ट करेगा? आरबीआई। इसलिए यहाँ पे वर्ड लगा है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट में जब कहीं से भी कमर्शियल बैंक को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फाइनली सपोर्ट कौन देगा? फाइनेंशियल सपोर्ट आरबीआई। इसलिए क्या है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। बैंक्स के लिए आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। लास्ट सपोर्ट फाइनेंस, और सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि ये लैंडिंग कब करते हैं? लास्टली, जब बैंक के पास कोई सपोर्ट ना मिले, बैंक के फंड श्रिंक हो रहे हैं, फंड सपोर्ट नहीं मिल रहा, स्पेशली व्हाट वी कैन टर्म्ड एज इकोनॉमिक या फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई कमर्शियल बैंक के साथ, तब ये लैंडिंग होती है। राइट है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी। हम किससे डील कर रहे हैं? फॉरेन करेंसी से। तो फॉरेन करेंसी मीन्स इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, एक देश से दूसरे देश की तरफ। तो एक देश से दूसरे देश की तरफ जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं मनी रिलेटेड, तो मैंने कहा ना, जब इंटरनेशनल करेंसी ट्रांसफर होती है, चेंज होती है, रेमिटेंसेस, वो सब कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई। तो फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन है, पहरेदार है। कौन है? पहरेदार। फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी का पहरेदार है, यानी कुछ भी हो जाए करेंसी से रिलेटेड, उतार चढ़ाव जो आ रहे हैं मार्केट में, उसको कैसे डील करना है, इंटरनेशनल मार्केट में कैसे एडवाइजरशिप करनी है, कैसे कंट्रोल करना है, और अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह का फॉरेन एक्सचेंज कर रही है तो कितना कर रही है, कितना होना चाहिए, इन सब की निगरानी कौन रखेगा? आरबीआई। इसलिए इसको हमने क्या कहा? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन करेंसी का हर तरह का लेना देना विथ आर बैंक एंड विथ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट भी कर रही है तो भी आरबीआई देखेगी, अगर बैंक्स भी कर रही हैं, क्योंकि आरबीआई कई कमर्शियल बैंक को ये परमिशन देता है कि वो फॉरेन एक्सचेंज का ऑब्जर्वेशन कर सके और उसकी फंक्शनिंग को स्मूथ कर सके। तो आरबीआई ये भी ध्यान रखता है कि अगर कोई कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज का कुछ भी रिलेशन या कोई भी ट्रेडिंग या किसी भी तरह का एक्सचेंज कर रही है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एनीथिंग, तो उसको भी कौन निगरानी रखेगा? आरबीआई। इसलिए इसको हमने क्या कहा? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एंड द लास्ट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, द वर्ड इटसेल्फ सेज क्लियरिंग हाउस, किसके? बैंक्स के। तो अगर कोई क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जो भी आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक के कैश होते हैं, उसको वो कमर्शियल बैंक के ही जब प्रॉब्लम आती है उस टाइम पे यूज करके उनके क्लेम्स को क्लियर करता है, सेटलमेंट करता है, जिससे कमर्शियल बैंक अपनी प्रॉब्लम्स के टाइम पे, आपत्ति के टाइम पे आरबीआई के थ्रू सेटल करा लेती है। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के ही डिपॉजिट्स को इन द कैश फॉर्म जो आरबीआई के पास है उनको यूज करके कमर्शियल बैंक की फाइनेंशियल इश्यूज को सेटल करता है, क्लियर करता है। इसी को हम बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैंने आपको क्या समझाया? फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। इस सारे फंक्शंस में जो मेन फंक्शन हमें पढ़ना है और डिटेल में, वो है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक मिनिएचर दे दिया है कि ये चीजें हमें इसके अंदर डिस्कस करनी है। तो अब इनको हमें डिटेल में समझना है, और डिटेल में समझने के लिए मैं आपको अपने साथ लेके चलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो टू अंडरस्टैंड कंट्रोलर ऑफ मनी, तो कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट आई विल एक्सप्लेन यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।